नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डॉक्टर चंद्रभान ने दी 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति बारे की गई चर्चा। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत आज भाजपा नेताओं ने चिकित्सकों तथा रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से की मुलाकात। विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। कांग्रेसी पार्षदों को भाजपा ज्वाइन करने बारे किया गया आगाह। सहकारी समितियों को सरसों खरीद हेतु बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य ने डॉक्टर चंद्रभान को सौंपा ज्ञापन। ग्रेड पे 3600 किए जाने की मांग को लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीसू का उपाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति बारे चर्चा की। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का कहना है कि आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता राजस्थान सरकार की शानदार जन कल्याणकारी योजनाओं व जनता में आ रहे असर से परेशान हो उठे हैं। अरविंद केजरीवाल को 1-2 योजनाओं में छूट देकर दिल्ली में फायदा मिल गया। वे राजस्थान की 31 योजनाओं को देखकर परेशान हो रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में 31 की जगह 51 योजनाएं लेकर आए। अगर राजस्थान की सरकार जनता का पैसा प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए खर्च कर रही है तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। यह बात उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से महंगाई राहत कैंप के प्रचार के लिए गहलोत सरकार के होर्डिंग्स लगाने को नीच हरकत बताने के सवाल के जवाब में कही। सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर चंद्रभान ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि वे अपनी भाषा पर संयम रखें। उन्हें पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। उन्हें इस तरह का हल्का बयान देना शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष न होने के सवाल के जवाब में डॉक्टर चंद्रभान का कहना था कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, इसका अपना जनाधार है। यदि विकास के कार्यों, सरकार के जनहित के फैसलों और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर यदि मतदाता मतदान करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई। 20 सूत्री कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब 6-7 योजनाओं में जिले की रैंकिंग ए है, 4 योजना में सी और 1 में डी रैंकिंग चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में पूरे राज्य में अच्छा काम हुआ है। करीब 70% लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। लेकिन हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में भी पहले की बजाय अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। करीब 50,000 से अधिक कनेक्शन इस योजना के तहत दे दिए गए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह दिक्कत आती है कि यह कार्यक्रम भारत सरकार का है, इन्हें लागू राज्य सरकारें करती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में राजस्थान हमेशा अग्रणी राज्यों में रहा है। पिछले कई सालों से देश भर के राज्यों की रैंकिंग का कार्य भी बंद है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कहा गया है कि पूरे साल भर की कार्य योजनाएं बनाएं। जो भी लक्ष्य है भारत सरकार से मिलते हैं उन लक्ष्यों को 100% हासिल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौहर के विधायक कामी चाचान, कांग्रेस नेता पवन गोदारा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर के जिला स्तर की बैठक, जो भी 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्यक्रम थे उनकी विस्तार से समीक्षा की। इसके साथ में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। जहाँ तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, आपके हनुमानगढ़ जिले की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। ये जानकारी नहीं सही नहीं है आपकी। जो मैंने देखा है इसमें करीब 6 या 7 जो योजनाएं हैं, कैटेगरी हैं, उनमें जिले की रैंकिंग ए है, 4 में सी है, 1 में डी है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। वैसे तो इस परियोजना में पूरे राज्य में इस वर्ष अच्छा काम हुआ है और करीब 70% जो लक्ष्य थे उनको हासिल किया है। लेकिन
गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। गंगानगर में 87% टारगेट्स को अचीव किया और यहाँ इस हनुमानगढ़ में भी 78% का अचीवमेंट है। आप जानते हो गरीब आदमी को यदि पक्का मकान मिलता है तो निश्चित रूप से उसको कितनी कहना चाहिए कि खुशी होती है। इसी तरह से जल जीवन मिशन में भी पहले के बजाय ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं, करीब 50,000 से ज़्यादा दिए गए हैं और अब की बार भी काम अच्छा चल रहा है। एक दिक्कत ये आती है इस 20 सूत्री कार्यक्रम में कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, इन्हें लागू राज्य सरकारें करती है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में हमेशा ही अग्रणी राज्यों में रहा है। 2 साल से तो इस काम को मैं देख रहा हूँ। गत वर्ष भी राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ, अब की बार भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई रैंकिंग करने वाला ही नहीं है। पहले इस कार्यक्रम की रैंकिंग होती थी पूरे देश भर में, अभी 2017-18 से उन्होंने रैंकिंग बंद की। मैंने तो उनसे आग्रह किया है कि भाई ये रैंकिंग वापस शुरू करें। अब आपने यदि लेकिन हम राजस्थान में रैंकिंग करते हैं, जिलों की रैंकिंग करते हैं, तभी आपने ये सवाल किया। तो रैंकिंग होनी चाहिए जिससे कि एक उपलब्धि को लेकर के एक हेल्दी कंपटीशन राज्यों के बीच में हो, जैसे अभी हमारे यहाँ जिले के बीच में। लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, चाहे हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, पूरे राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम में अच्छा कार्य हुआ है। सभी योजनाओं में अच्छा कार्य हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में अच्छा हुआ, जल जीवन मिशन में अच्छा हुआ, अपने ऊर्जा विभाग में बहुत अच्छा। ऊर्जा विभाग में हम लक्ष्यों से सब में 100% से ऊपर हैं। आपके फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा काम हुआ, आंगनबाड़ियों में अच्छा काम हुआ, ये गरीब आदमी को जो अनाज देने की योजना है उसमें पूरा काम हुआ। नरेगा में राजस्थान में सबसे अच्छा काम हो रहा है। 7,000 करोड़ रुपये हाईएस्ट है राजस्थान ने खर्च किए हैं नरेगा में पूरे देश भर में। तो 20 सूत्री में अच्छा है। इसी के साथ में जो राजस्थान सरकार की 31 ध्वजवाहक योजनाएं हैं वो भी गरीब आदमी को महंगाई से राहत देने, उसे सुविधाएं प्रदान करने और उसके आर्थिक स्थिति में सुधार की योजनाएं हैं। एक तरह से ये 31 योजनाएं जो हैं वो इस 20 सूत्री को सपोर्ट करते हैं। उस दृष्टि से भी मैंने देखा इन 31 योजनाओं में करीब 7 या 8 योजनाएं तो ऐसी हैं जिनमें ये आपका जो हनुमानगढ़ जो है वो टॉप 10 में। हमें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। हमारी वैसे तो सभ्य समाज में सबकी ही भाषा सीमित होनी चाहिए और हमें उनको अपने पद, जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के तो वही सबसे बड़े नेता हैं, तो उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये चाहे मान साहब हों पंजाब में या आपके ये हों जैसे केजरीवाल जी हों, मोदी जी हों या ये दूसरे नेता हों, ये राजस्थान सरकार की ये जो जन कल्याण की जो शानदार योजनाएं हैं और इनका जो जनता में असर आ रहा है ये उससे परेशान है। और ये इनका जो इस तरह का जो एक हल्का बयान उन्होंने दिया है वो खींच करके दिया है, जो उनको नहीं देना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। ये बेहतर ये होता कि राजस्थान में अब वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो क्या है कि 1-2 कोई छूट दे करके ही उनको फ़ायदा मिल गया दिल्ली और पंजाब में। अब राजस्थान की 31 योजनाओं को देख करके वो परेशान है। हम तो चाहेंगे 31 क्यों, वो 51 योजनाएं लाए ना वहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में अन्य राज्यों में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये जो बात कहते हैं कि भाई ये जो लॉलीपॉप है, इस तरह की बातें करते हैं, फ्री की गिफ्ट है। अरे भाई ये सरकार लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी जाती है, ये धन भी जनता का ही है। इसको यदि जनता के कल्याण में, जनता को इस महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार खर्च कर रही है तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। अब ये करेंगे यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो अशोक जी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका प्रचार यदि गंगानगर में नहीं होगा तो किसका होगा। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रोजाना आपके सब अखबारों में 2 पेज तो शिवराज सिंह के आते हैं मध्य प्रदेश के, और कई बार अरविंद केजरीवाल के आते हैं, मान साहब के भी 2-2, 3-3 पेज यहाँ के अखबारों में आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ वहाँ कितना कर रहे होंगे ये।
हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बाहर के राज्यों में तो जाके ये तो अच्छा, ये इसलिए भी इधर प्रचार करते हैं कि वहाँ ये प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा काम इन्होंने नहीं किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब योजनाओं को देख करके ये केजरीवाल जी के मान साहब के हाथ पैर फूल गए कि नहीं तो वो इन योजनाओं पर ही भाषण देने वाले थे कि हम ये छूट देंगे, ये छूट देंगे। लेकिन इतनी बड़ी छूट देख कर उन्होंने सोचा कि हमारी छूट तो बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने अपना भाषण ही बदला। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तो बन गए साहब, जिला अध्यक्ष भी जल्द बन जाएगा। अब ये जो कांग्रेस पार्टी जो है ये एक मास बेस पार्टी और 138 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसका अपना एक जनाधार है। और मैंने कई मर्तबा ये बात कही है कि यदि विकास के कार्यों को और जनहित के सरकार के फैसलों को और जन कल्याण की योजनाओं को और लोगों को राहत देने की दृष्टि से, चाहे वो कोविड हो या कोविड के बाद में ये योजनाएं हैं, इसके आधार पर यदि मतदाता मतदान करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में अबकी बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत मंगलवार को भाजपा नेताओं ने चिकित्सकों एवं रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया। भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत आज हनुमानगढ़ विधानसभा में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप तथा भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने हनुमानगढ़ के प्रमुख डॉक्टर्स और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा। स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना मोदी सरकार का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार द्वारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है। बीमार व्यक्तियों का इलाज करने के बजाय हेल्थ एंड वेलनेस का एक नया दृष्टिकोण स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्य प्रणाली का मूल बन गया है। इस मौके पर डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक प्रमुख काम अपनी जनता को स्वस्थ रखना भी होता है। अगर कोई बीमारी होती है तो उन्हें सही समय पर उचित इलाज मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए सरकार को कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने से लेकर बड़े अस्पताल बनाना, टेस्ट की व्यवस्था करना, सस्ती या मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाना और इलाज में मदद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किए हैं, क्योंकि स्वस्थ लोग ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक स्वस्थ राष्ट्र की प्रगति की ओर तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है। छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल कोविड महामारी के दौरान की गई थी। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने रिटायर्ड कर्नल सज्जन कुमार डेलू, डॉक्टर निशांत बत्रा, डॉक्टर रमाशंकर सोपा और उनके परिजनों से संपर्क कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर प्रकाशित पुस्तक और प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं वाली बुकलेट भेंट की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें इस प्रदेश के और जिले के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे उत्कृष्ट किसान हों, चाहे कोई श्रमिक नेता हो, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हो, उन सब से मिलकर आज मोदी जी की एक पुस्तक उनको भेंट करनी थी। उसी के तहत आज जिले में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें आज हनुमानगढ़ में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने डॉक्टर से मिलने का कार्यक्रम रखा। इसी के साथ साथ एक हमारे सेना के अधिकारी कर्नल पद से जो सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपने अपने संस्करण भी सुनाए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सेवानिवृत्त कर्नल सज्जन कुमार जी ने बताया कि मोदी जी के इस 9 साल में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है और सेना का भी मान सम्मान बढ़ा है। इसी प्रकार डॉक्टर्स ने बताया कि इस 9 वर्ष के शासनकाल में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना ये एक जनता के लिए
और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार आज पूरे जिले में ये कार्यक्रम, हमारे हर विधानसभा में 5-5 कार्यकर्ता 25-25 लोगों से मिलकर उनको मोदी जी की पुस्तक भी भेंट करेंगे और उनके जो मोदी जी द्वारा जो इस देश के लिए, जो इस 9 वर्षों में जो इस देश को आगे ले जाने के लिए जो काम किए, उनका भी स्मरण उनके साथ हमने साझा किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि जो व्यक्ति राजनीति में रहता है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। टिकट मांगना बुरी बात नहीं है। चुनावी साल में कुछ लोग पार्टी में आते हैं और कुछ चले जाते हैं, ये हमेशा से होता रहा है। यह बात उन्होंने मंगलवार को अपने निवास स्थान पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभापति व पार्षद अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या नहीं। के सवाल पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो या न हो, लेकिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों को नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि भाजपा बड़ी खतरनाक पार्टी है। साथ ही कहा कि भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद पार्टी के जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं होने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के बावजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा संगठन ही सरकार को बनाता है, संगठन होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई योजनाओं की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। मात्र 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। भारत के साथ आजाद होने वाले पाकिस्तान में 250 रुपए प्रति किलोग्राम आटा मिल रहा है। राजस्थान के लोगों ने जिस चीज की कल्पना नहीं की थी वह साकार हो गई। जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुल गया। इसके साथ ही 300 बेड का हॉस्पिटल भी बन गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ITI, डाइट सहित कई बड़ी सौगातें हनुमानगढ़ को मिली हैं। चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि भविष्य में हनुमानगढ़ पहला ऐसा शहर होगा जो रेलवे फाटक रहित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार रिपीट होगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, यही हम सबका उद्देश्य रहेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चंद्रभान, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, खजान चंद शिवनानी, जाकिर हुसैन, बेबी जैन, बलदेव कुक्कड़, गुरमीत सिंह चंदड़ा, कालूराम गोदारा, अशोक चौधरी, कृष्ण जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे निवास पर आए सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने विचार विमर्श किया। चंद्रभान जी 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। पहले भी इन्होंने यहाँ मीटिंग की, ये दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं मीटिंग करने। तो ये जो भी हमारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की है उनकी क्या पोजीशन है, किस लेवल पे है, तो वे सभी अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने पूछा भी किस तरह का यहाँ काम हो रहा है, किस चीज़ की कमी है, उसको कैसे लागू किया जाए। इस बारे में सबसे विचार विमर्श हुआ और हम प्रयास करेंगे कि किसी बात की कमी नहीं रहे। जो स्कीमें सरकार ने बनाई है वो आम गरीब आदमी तक पहुँचे, ढाणी तक पहुँचे, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। और ये इनके निर्देश हैं, इसका प्रचार प्रसार करो। जो हमने गारंटी योजनाएं जो रखी हैं, दूसरे नेक्चुअल जो प्रोग्राम किए हैं वो उनको क्रियान्वित हो और उसका लोगों को लाभ मिले, इसी बात की चर्चा हुई। संगठन तो ये भावना तो आम लोगों में होनी चाहिए। अगर मान लो कोई एक जिला अध्यक्ष है वो कोई पार्टी को आगे नहीं ले सकता। हमारे यहाँ सभी जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में ये अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सभी जो मीटिंगें हुई हैं वो अच्छी हुई। कोई बाहर से मेहमान आए हैं तो उनके लिए भी अच्छा हुआ है। और अब तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अब कोई अध्यक्ष भी बनता है तो मेरे ख्याल में क्या कर सकता है, 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब चीज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, सभी विधानसभाओं में ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़्यादा ऐसी महसूस होने वाली बात नहीं है जिससे कि हमें कोई नुकसान हो रहा है। हम सब मिलजुल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ऐसा तो अभी तो नहीं है भाई साहब, होना तो जरूरी नहीं है कि संगठन को हमेशा संगठन ही सरकार को बनाता है और संगठन होना बहुत जरूरी है। और अब की दफे तो सारा ये जुड़ी जो है मुख्यमंत्री जी हो रहे हैं, उन्होंने कोई स्कीमें दी हैं, इस सभी जगह वाई हो रही है और आम आदमी को जो लाभ मिल रहा है साहब, किसानों के लिए 423 करोड़ रुपए खाड़े के लिए उन्होंने दिए। ये आज तक भाखड़ा के अंदर कच्चे खाड़े पड़े थे और 2000 यूनिट बिजली माफ कर दी साहब। 100 यूनिट बिजली पहले तो थी सिर्फ गरीब आदमियों के लिए, लेकिन इन्होंने अब सबके लिए कर दी। 200 यूनिट तक जो भी लोकल टैक्सेस है वो नहीं लगेंगे, पेंशन बढ़ा दी और इंदिरा रसोई वाली और सबसे बड़ी बात होगी घर बैठे 8 रुपये में खाना साहब। 8 रुपये में हम अपने होटल में खाना खाते हैं तो गेहूं की चपाती के 15 से 20 रुपये रेट है और जो चने की रोटी है उसके 35 से 40 रुपये। 8 रुपये में रोटी, एक सब्जी, एक दाल, दही,
और अच्छे छिके हुए बढ़िया फूल की चेयर लगी हुई है, मेज पर बैठ के खाना खाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पाकिस्तान में 250-300 रुपये किलो आटा है जो हम फ्री दे रहे हैं, दिन फ्री दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, हमारे साथ ही बना है। आज उसकी हालत देख लो आप, 300 रुपये किलो में मिल नहीं रहा है, सीना जपटी हो रही है। 300 रुपये लीटर डीजल है वहाँ, तो उनका और हमारा मुकाबला कर लो आप, देखो आप। तो हमारी बहुत अच्छी स्कीम है, मुख्यमंत्री ने दी है, सारे काम करिए। जिस चीज़ की हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो हमारे साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का हमने कभी सोचा था, और उसके साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट, पता नहीं क्या क्या कर दिए। और ये हनुमानगढ़ पहला शहर होगा जो फाटक रहित होगा। अब ये एक फाटक रह गया और वो ही 20 करोड़ रुपए उसके मंजूर हुए। ये अपने पीलीबंगा रोड पर बन जाएगा। अभी चंद्रमान जी कल जिक्र कर रहे थे, आपने भी सुना होगा, कैसे अंडरपास जो गंगानगर पुल बना, मैंने तो देखा ही नहीं आज, जैसे कोई सुरंग में से निकल रहे हैं। तो इस तरह का एहसास होता है क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे, सारे काम करेंगे, और ईश्वर ने चाहा कांग्रेस रिपीट होगी है, मैं दावे से कह सकता हूँ। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया के हनुमानगढ़ आगमन पर सफाई कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया के हनुमानगढ़ आगमन पर सर्किट हाउस में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा उन्हें पुष्प माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने ओम प्रकाश लोहिया से नई सफाई कर्मचारियों की नीति के संदर्भ में चर्चा करते हुए राज्य सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए समाज को अधिकाधिक लाभ दिलाने की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर वाल्मीकि वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष बिहारी लाल, राष्ट्रीय संचालक भंवर लाल, प्रदेश महामंत्री बाबूलाल, 2 KNJ के सरपंच रतन धवल, राम कुमार चावरिया, विनोद टाक, महेंद्र कुमार, मनीष कुमार, किशन पंडित, मुन्ना अठवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान की विभिन्न नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की जन समस्याएं, जन अभाव अभियोग एवं राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से, सफाई कर्मचारियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैं विभिन्न नगर पालिकाओं का दौरा कर रहा हूं, जिसमें मैंने बीकानेर नगर, जो संभाग की जो नगर पालिकाएं हैं 33 और नगर परिषद है, वहां पर अभी मैं दौरे पर काम कर रहा हूं, जो CM साहब का निर्देश है। उद्देश्य मेरा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण, चाहे वो स्थानीय निकाय विभाग तक हो अथवा DDR स्तर पर हो अथवा DLB स्तर पर हो, उनका निस्तारण कर कर्मचारियों को राहत देते हुए जो हमारे लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है और यही हमें निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा मिले हुए हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष चल रहा गांव धोरीपाल के ग्रामीणों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। जिला पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो।
जंक्शन स्थित एसपी कार्यालय के बाहर चल रहा धूलीपाल के ग्रामीणों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए माकपा नेता कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दलितों के साथ होने का दम भरती है, मगर हकीकत ये है कि गांव धूलीपाल में दबंगों ने दलितों के घर में घुसकर फायरिंग की, परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। इस मामले में 176 नंबर FIR दर्ज करवाई गई, मगर अभी तक उक्त FIR में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और दलित परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम जैसे आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। धूलीपाल FIR नंबर 176 में आज छठे दिन धरना जारी रहा और हम प्रशासन को बार बार चेता रहे हैं। कल भी हमारा प्रदर्शन एसपी को ज्ञापन दिया है और हम आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी टीमें गाँवों में तैयारी के लिए लगी हुई है। अगर आप समय रहते नहीं चेतोगे, एक आधे दिन में बड़ा खड़का होगा, कोई बड़ी रोड जाम होगी, उसके बाद में आप लेके आओगे। हम फिर भी कहना चाहते हैं भारत की जनवादी नौजवान सभा ईंट से ईंट बजाएगी। यहाँ पे बार बार दलितों के घर पे हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ का एसपी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये नहीं चलेगा। ये हनुमानगढ़ की धरती है, संघर्षों की धरती है, यहाँ बड़ा खड़का होने वाला है। आज पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार इस बात का प्रचार कर रही है कि हम दलितों के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं। और हालत ये है कि धूलीपाल के अंदर 176 नंबर FIR है। 3 जून की घटना है कि कुछ बदमाशों ने जो दलितों के ऊपर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पे पहुंची। फिर दोबारा वो इकट्ठे होकर के बदमाश आए और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। फिर वहां से गए हैं। 176 नंबर की नामजद FIR है। पुलिस मानती है कि वो अपराधी हैं, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की। इसका महज कारण ये है कि वो बदमाश प्रवृत्ति के हैं, स्मगलर हैं, पैसे वाले हैं। पुलिस के साथ उनका कि अगर नामजद में दलितों के ऊपर हमला, गरीबों के ऊपर हमला पुलिस की मौजूदगी में हो, उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, उनको गिरफ्तार नहीं करे, जबकि वो हम जाते हैं तो DSP साहब करें, मैंने तो बस बिल्कुल जांच कर ली, मुलजिम है, हमने मुलजिम माना है, उनको गिरफ्तार करेंगे, पर गिरफ्तार नहीं कर रहे। पुलिस की वो देख रेख में है सारे के सारे। हमारा ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे। पहले सदर थाने के आगे बैठे हैं, आज यहाँ बैठे हैं, और अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, 2 दिन से यहाँ बैठे हैं। पुलिस पूरी तरह से बदमाशों के साथ है। पुलिस का खुद का रवैया जो है दलित विरोधी है। इसीलिए जो है नौजवान सभा अपना आंदोलन कर रही है। अगर उन दलितों को न्याय नहीं मिला, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो पूरे जिले के अंदर से आंदोलन को फैलाया जाएगा। जिसमें चक्का जाम है, रास्ता रोको है, जिसके अंदर बाजार बंद का है, घेराव का है। जो है बैठ करके निर्णय होगा, उसके हिसाब से आंदोलन को और तेज करेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जिला परिषद सदस्य ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान को ज्ञापन देकर सरसों खरीद के लिए सहकारी समितियों को बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग की है। जिला परिषद के सदस्य दीपचंद बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान को ज्ञापन देकर सरसों की खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में सरसों की सरकारी खरीद हो रही है, लेकिन बारदाने के अभाव में किसानों को निराशा ही हाथ लग रही है। चूँकि सरकारी खरीद 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन बारदाना के अभाव में किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ज्ञापन में शीघ्र ही सरसों के सरकारी केंद्र सहकारी समितियों में बारदाना उपलब्ध करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। आज मैं मंत्री महोदय से मिले, जो सरसों की खरीद जो इनकी ये बार बार अखबारों में दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि सरसों के जो सरकारी खरीद कर रहे हैं, लेकिन बारदाना के अभाव में सरसों खरीद नहीं हो रही है। मैंने अभी हमारे नौर जो मंडी समिति उन लोगों से भी बात की, बारदाना नहीं आ रहा है। तो कूपन मेरे पास अभी 10 लोगों के कूपन हैं, 10-10 दिन के कटे हुए हैं, लेकिन बारदाना के अभाव में सरसों का तोल नहीं हो रहा है। इन्होंने 2 हफ्ता समय भी बढ़ाया है, लेकिन जब बारदाना नहीं तो समय बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अब जब बरसात का समय आ जाएगा तो किसान खेत में जाएंगे या सरसों के लेकर मंडियों में भटकेंगे। दूसरी बात, सरसों खराब भी होगी, क्योंकि ये कोई उसमें व्यवस्था नहीं होती है। जैसे गोंड मंडियाँ हैं गांव में, जैसे परलिका गांव में गोंड मंडी है, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। अभी बरसात आ जाए तो 2-3 बार फसलें वैसे भी भिजी हैं पहले, तो फसलें भीगेंगी तो वो भी नुकसान होगा किसान को। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय से और माननीय मंत्री महोदय से ये मांग की है कि बारदाना सभी मंडियों में तुरंत भेजा जाए, ताकि सरसों की खरीद जो है अच्छी तरह से हो जाए। इसका मात्र ये दिखावा नहीं रहे कि सरसों खरीद कर रहे हैं, सरसों कर रहे हैं।
संगरिया निवासी एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दहेज के लिए तंग परेशान करने वाले ससुरालजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिले के संगरिया कस्बा निवासी एक विवाहिता ज्योति पुत्री चंद्रमा ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संगरिया थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 280 में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उसकी शादी संगरिया में ही हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद परिवार के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे और उससे मारपीट करने लगे। तंग परेशान होकर उसके मायके वाले उसे अपने घर ले गए। तब से लेकर अब तक कई बार समाज की पंचायतें हुई और पंचायतों की निर्णय के बाद वह ससुराल चली गई, लेकिन जब भी वह ससुराल गई उससे मारपीट की गई तथा उससे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद फरवरी माह में उसने अपने ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी ससुराल जनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन में प्रार्थना ने कहा कि उसके पिता नहीं है तथा कोई भाई भी नहीं है, वह अपनी विधवा माँ के साथ रहती है और ससुराल जनों की मांगे पूरी करने में असमर्थ है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलवाने की मांग की गई है। संगरिया से आए हैं सर, ये भतीजी है मेरी ज्योति, फादर है नहीं, इकलौती बेटी है, ये भाई भी नहीं है। संगरिया में लोकल में इसकी शादी की थी 15 जून 2022 को। एक महीने के बाद में बच्ची को ज़्यादा मारा पिटा, कभी कहते हैं कुछ लेके आओ, कभी कहते हैं पुरानी बाली लेके आओ सोने की, कभी कुछ कहते हैं, इससे मारपीट की। तो इसको हम घर ले आए, फरवरी 2023 में मुकदमा दर्ज कराया, फिर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। तो बाद में राजीनामा हुआ, पंचायत करके राजीनामा करके हमने भेज दिया। 10 आदमियों की पंचायत हुई, पंचायत में भेज दिया गया। वो कहता हम तो इसको तेरे को इसलिए लेके आए हैं कि तो हमारे खिलाफ थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराया था, तेरे को बदला लेने के लिए लेके आए हैं। बदले की भावना से उन्होंने 2 महीने रही। ये मार्च में गई थी 13 मार्च को, और उन्होंने इस बदले के भावना से नाजायज मारपीट की। पति ने, ससुर में, इसकी मास्टर सास है, उसने, सभी ने मारपीट की। फिर हमने पुलिस 2 दिन एडमिट भी रही, बेहोशी की हालत में इसको लेके आए हॉस्पिटल में, 2 दिन एडमिट भी रही। 16 को गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 19 को फिर मुकदमा दर्ज किया है, और आज 1 महीना 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम एसपी महोदय के पास हनुमानगढ़ आए हैं, वे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, उनको भी बताया गया है, शबनम जी को, दारा जी को भी बताया गया है, उनके साथ पेश हुए हैं, भाई हमारी सुनवाई की जाए, बच्ची को न्याय दिलाया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीसू का उपाध्यक्ष को ज्ञापन देकर ग्रेड पे 3600 किए जाने की मांग की है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने आज हनुमानगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान को ज्ञापन देकर 3600 ग्रेड पे किए जाने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि तमाम ज्ञापनदाता पहले प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन का कार्य करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन के बाद उन्हें राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में अध्यापन कार्य का काम सौंप दिया गया, लेकिन उनका ग्रेड पे 3600 नहीं किया गया। शिक्षकों के अनुसार उनकी यह मांग लंबे समय से लंबित है। अब चूंकि चुनाव का समय और तमाम कर्मचारियों की मांगे पूरी की जा रही हैं, अतः उनकी भी इस मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री चंद्रभान ने शीघ्र ही मामले में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। हम शुरुआत से मतलब ICDS डिपार्टमेंट में थे एज ए प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर, लेकिन इसके बाद हमने बार बार जननायक साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी बात को सुना भी, और सुनकर हमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षक के तौर पे लगा दिया है। लेकिन हमारी एक मांग और है सर, वो है 3600 ग्रेड पे, और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है जननायक की सरकार पे कि ये हमारी जो 3600 ग्रेड पे की जो मांग है वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे। और इसलिए हमने अब दूसरी बार आए हैं हम चंद्रभान जी के पास, हनुमानगढ़ में दूसरी बार चंद्रभान जी आए हैं पिछले 3 महीनों में, और दूसरी बार भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इन्होंने कि आपकी मांग जायज़ है और हम इसको पूरी करेंगे, ऐसा हमें विश्वास दिलाया है। और हमें भी यकीन है कि इस जननायक की सरकार, कांग्रेस सरकार, हमारे लिए ये जो द्वार है ग्रेड पे 3600 का ये जरूर खोलेगी। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।